साथियों, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट टीचिंग 240 में स्वागत है। साथियों, जैसा मेरा आपसे एक वादा था कि जो भी भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, जो भी बिल्कुल एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं और बार बार आते हैं, तो उसी का एक बिल्कुल मैं सीरीज चलाऊंगा जो ज़्यादा नहीं 20 से 25 मिनट होगा। आप इसको कोई काम करते हुए भी यदि इसको देख लेंगे, रोज देख लेंगे, तो यकीन करिए भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का सारा चीज़ें इसी से आपको बिल्कुल कवर हो जाएगा। तो आइए इसी सीरीज को बढ़ाते हैं और आपसे एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ इस वीडियो को थोड़ा ज़्यादा लोगों को शेयर कर लीजिए, जिससे मैं ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि इस कंटेंट को पूरा इसमें शामिल करना, पूरे कंटेंट को बड़ा मेहनत लगता है। यदि लोग नहीं देखते तो थोड़ा सा एक मन में डिमोटिवेशन का भाव पैदा होता है। तो आप सभी को पता है कि मेरा खुद जो है बीपीएससी टीआरई 3.0 में चयन हुआ है, और इसीलिए मेरा खुद इस विषय को लेकर एक अच्छा खासा अनुभव रहा है कि क्या चीज़ें लाना है, क्या चीज़ें नहीं लाना है। तो सभी अनुभवों के साथ सारे कंटेंट को जुटाना एक मेरे लिए बड़ा परिश्रम का काम बन जाता है। तो इसलिए आपसे एक रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें। लोग थोड़ा सा देखेंगे तो हमें थोड़ा सा मोटिवेशन मिलेगा। आइए स्टार्ट करते हैं इस सीरीज को। तो साथियों, भारतीय राष्ट्रीय ये जो आज का ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना से संबंधित टॉपिक है, और इससे जितना भी अभी तक प्रश्न महत्वपूर्ण है, सभी मैं करवाऊंगा। फिलहाल मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि इसका एक प्लेलिस्ट मैंने बना दिया है, एक क्लास मैंने करवा दिया है, उसको आप जाकर प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा और वहाँ सारी चीज़ें मिल जाएगा। तो आइए, पहला प्रश्न ये है कि निम्न में से किस संगठन का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में विलय हो गया था। यानी ये जो 4 संगठन दिए हैं, युवा बंगाल आंदोलन, बॉम्बे प्रेसिडेंट एसोसिएशन, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, इंडियन एसोसिएशन, इनमें से कौन ऐसा संगठन था जिसे बाद में जो है, हालांकि ये बहुत पहले बना था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से, और ये बाद में क्या हुआ था कि जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से इसका जो है इसमें इसमें मिला दिया गया था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में। थोड़ा इसके बारे में जानते हैं, इंडियन एसोसिएशन के बारे में महत्वपूर्ण तथ्य जान लेते हैं। कि पहला चीज तो आपको याद रखना है जरूरी कि इंडियन एसोसिएशन जो है, इसका 1886 में जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का द्वितीय अधिवेशन था, जिसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी कर रहे थे कलकत्ता में, तो इसमें जो है कांग्रेस का विलय कर दिया गया था। यानी 1886 में जो कलकत्ता में आयोजित हुआ था अधिवेशन, इसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से जो है इंडियन एसोसिएशन को बिल्कुल मर्ज कर दिया गया था, मिला दिया गया था। दूसरे सत्र था ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का, जिसकी अध्यक्षता कौन करे थे? दादा भाई नौरोजी कर रहे थे 1886 में, और यह राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष रूप में उस समय कार्य कर रहे थे। ये आपको याद रखना जरूरी है। हम बात करेंगे इंडियन एसोसिएशन का, तो इंडियन एसोसिएशन जो है भारत में एक राष्ट्रवादी राजनीतिक समूह था, यानी जो है एक पॉलिटिकल ग्रुप था जो भारत में स्थानीय स्वशासन का समर्थन करता था। यानी भारत में जो है भारत के लोगों का ही शासन हो, इसका एक समर्थक था। इंडियन एसोसिएशन की अगर स्थापना की बात करें तो ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना सबसे पहले हुआ के भी कई साल पहले हुआ था, 1876 ईस्वी में ही हुआ था। और यह ब्रिटिश भारत में स्थापित पहली ऐसी कोई राजनीतिक पार्टी थी जो राष्ट्रवादी संगठन के रूप में कार्य करती थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से पहले। इसकी जो स्थापना 2 लोगों ने मिलकर की थी, याद रखना जरूरी है, सुरेंद्रनाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस ने की थी। और यह मुख्य रूप से बंगाली बुद्धिजीवियों के बीच युवा पेशेवर पुरुषों द्वारा समर्थित इंडियन एसोसिएशन, ये यानी बंगाल के जो पढ़े लिखे युवा थे उन्हीं के द्वारा ये पूरे संगठन को चलाया जाता था। और यह मुख्य रूप से क्या था कि जो बंगाली बुद्धिजीवी हैं उनका जो उसके पुरुष वर्ग है उसका इसको जो समर्थन मिला हुआ था। और यह इसका सबसे एक महत्वपूर्ण कार्य यह था कि जो वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट आया था उस पर इसने आपत्ति दर्ज करा के प्रेस को जो दबाने का कार्य किया गया था उसको इसने जो है इस पे आपत्ति दर्ज कराई थी। थोड़ा सा और जान लेते हैं कि ईस्ट इंडिया जो एसोसिएशन है ये क्या है। तो इंडिया एसोसिएशन अलग है और ईस्ट इंडिया एसोसिएशन अलग है। इसकी स्थापना 1866 में हुई थी। इसकी स्थापना किसने किया था? दादा भाई नौरोजी ने किया था। और इसका जो मुख्यालय था, यानी ये कहाँ स्थापित हुआ था? लंदन में स्थापित हुआ था। यानी लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना हुई थी। इंडिया एसोसिएशन की स्थापना भारत में हुई थी 1876 में, और इसकी स्थापना दादा भाई नौरोजी ने किया था। और यह क्या था कि बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना, अब ये भी याद रख लीजिए, बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन, इसकी स्थापना किसने किया था? नाम बिल्कुल सेम है, बदरुद्दीन तैयब जी किए थे और अन्य कुछ लोगों ने मिलकर 1885 में किया था। यंग बंगाल आंदोलन, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रख लीजिएगा। यंग बंगाल आंदोलन की स्थापना किसने की थी? तो हेनरी विवियन ने की थी, जिनका नाम था हेनरी विवियन डेरोजियो ने की थी। और कहाँ की थी? कलकत्ता में की थी। ये आपको याद रखना बेहद जरूरी है। अगर हम बात करें, कांग्रेस 19वीं शताब्दी के विभिन्न शक्तियों की स्वाभाविक और अपरिहार्य उपज थी। ये
ये वक्तव्य जारी हुआ था कि कांग्रेस के जन्म का जो श्रेय है अक्सर एओ ह्यूम को दिया जाता है। कहा जाता है कि जो कांग्रेस की स्थापना किसने की थी, एओ ह्यूम ने किया था। और जिन्होंने, अब एओ ह्यूम क्यों किए थे, ये कहा जाता है कि जिन्होंने वायसराय लॉर्ड डफरिन, उस समय के वायसराय कौन थे कांग्रेस स्थापना के समय, लॉर्ड डफरिन थे। तो ये लॉर्ड डफरिन की मदद से प्रमुख राजनीतिक नेताओं को सफलतापूर्वक संगठित किया और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की। कहा जाता है कि लॉर्ड डफरिन ने एओ ह्यूम की मदद की थी और ये इसलिए शुरुआत में कांग्रेस की स्थापना की गई थी कि जो पूरे भारत में एक अलग तरीके का जो है आंतरिक विद्रोह पनप रहा था। विदेश से पढ़कर आए हुए नेता यहाँ पे जो है लोगों को जो है जागरूक करने का कार्य कर रहे थे। ये आंतरिक विद्रोह बिल्कुल 1857 की क्रांति के जैसे बिल्कुल फट सकते थे। अब इन सभी नेताओं, जो मुख्य रूप से नेता थे, इनकी जो है राजनीतिक महत्वाकांक्षा को पूर्ति करने के लिए कि भैया आपको एक प्लेटफॉर्म दे रहे हैं, इस प्लेटफॉर्म के जरिए आप अपनी आवाज उठाइए जिससे कि पूरे देश में जो है ये आग की तरह ना फैले। तो इसके लिए अंग्रेजों द्वारा खुद ही, एओ ह्यूम द्वारा खुद एक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी कि आप जो है इस राष्ट्रीय कांग्रेस के जरिए जो है अपनी मांग को उठाइए, जिससे जो पूरे देश में विद्रोह की भाव पैदा हो रही थी किसी एक संगठन में जाके सिमट जाएगा। शुरुआत में तो यही था, हालांकि इनका दांव उल्टा पड़ गया था। तो ये था। हम बात करेंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में कि इसका गठन कब हुआ था। तो आपको याद रख लेना बेहद जरूरी है कि 28 दिसंबर 1885 को हुआ था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो पहला अधिवेशन हुआ था 28 दिसंबर 1885 को हुआ था। और कहाँ हुआ था आपको याद रखना जरूरी है, तो बॉम्बे में हुआ था, तेजपाल संस्कृत पाठशाला में हुआ था और बॉम्बे में हुआ था। इसकी अध्यक्षता कौन की थी, डब्ल्यू.सी. बनर्जी साहब ने की थी। दूसरी जो अधिवेशन हुआ था 1886 का, ये कांग्रेस के प्रतिनिधियों, इसमें कुल 436 लोगों ने भागीदारी लिया था। कांग्रेस के शुरुआती दौर में यानी लगभग देखा जाए 1905 तक जो है नरम पंथी नेताओं का ही बोलबाला रहा था। बाद में 1905 जब कांग्रेस का, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का दूसरा चरण स्टार्ट होता है तो फिर गरम दल भी इसमें अपना वर्चस्व जाहिर कर सकते हैं। तो इस प्रकार हम ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि 1885 में जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन किया गया था। ये आपको याद रख लेना बेहद जरूरी है। अब यहाँ पे अगला प्रश्न आ गया कि सर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे, यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता पहली बार मुस्लिम किसने किया था। तो आपको नाम याद रखना बहुत जरूरी है। यहाँ पे बदरुद्दीन तैयब जी, नाम क्या याद रख लीजिए, बदरुद्दीन तैयब जी, ये आपको याद रखना बहुत जरूरी है। बदरुद्दीन तैयब के बारे में जान लेते हैं, ये कौन थे। तो जो बदरुद्दीन तैयब जी साहब थे, ये 1887 ईस्वी में यानी कांग्रेस के तीसरे अधिवेशन में पहली बार कोई ऐसा मुस्लिम था जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बना। ये तीसरे अध्यक्ष थे। ठीक। डब्ल्यू.सी. बनर्जी 1850 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे। दादा भाई नौरोजी 1886 में ये दूसरे अध्यक्ष बने थे। और ये कलकत्ता से सुरेंद्र नाथ बनर्जी द्वारा स्थापित इंडियन नेशनल एसोसिएशन के सदस्य थे। 1888 की बात करेंगे तो जॉर्ज यूले ऐसे कांग्रेस के अध्यक्ष बने जो पहले यूरोपीय थे यानी विदेशी थे। और इन्होंने कलकत्ता के शेरिफ और इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष के रूप में भी कार्य किया था। तो आपको ये याद रखना बेहद जरूरी है। तैयब जी के बारे में बात करें, बदरुद्दीन तैयब जी, तो ये पहले ऐसे भारतीय थे जिन्होंने बम्बई उच्च न्यायालय के बैरिस्टर के रूप में कार्य किया था। ऐसे पहले भारतीय थे जो बम्बई उच्च न्यायालय हाई कोर्ट के, जो बम्बई हाई कोर्ट के ये बैरिस्टर के रूप में कार्य किए थे। 1885 में फिरोज शाह मेहता और काशीनाथ त्र्यंबक तेलंग के साथ बॉम्बे प्रेसिडेंट एसोसिएशन का इन्होंने भाई गठन भी किया था, बदरुद्दीन तैयब जी। थोड़ा सा और जान लेते हैं कि एनी बेसेंट कौन थी। तो एनी बेसेंट आपको याद रखना जरूरी है कि एनी बेसेंट जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी। अगर हम बात करें पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी, तो सरोजिनी नायडू। ये कहाँ की थी, ये आयरलैंड की निवासी थी, आयरलैंड की निवासी थी। और ये एनी बेसेंट, इसीलिए इनको यूरोपीय पहला महिला अध्यक्ष बोला जाता है। और भारतीय पहले कोई महिला अध्यक्ष बनी थी तो सरोजिनी नायडू। तो आपको ये थोड़ा सा अंतर याद रखना बड़ा जरूरी है। हम अगला प्रश्न की अगर बात करेंगे कि दादा भाई नौरोजी कितनी बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे, तो आपको याद रखना 3 बार। कितनी बार, 3 बार दादा भाई नौरोजी साहब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। थोड़ा सा जान लेते हैं दादा भाई नौरोजी साहब के बारे में। तो पहला तो याद रखना यह पड़ेगा कि आपको भाई दादा भाई जो नौरोजी थे, ये इन्हें क्या कहा जाता है, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के रूप में जाना जाता है। और यह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक सदस्यों में से एक थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक सदस्यों में से एक थे। और ये 3 बार, यानी पहली बार 1886 में कलकत्ता में, दूसरी बार 1893 में लाहौर सत्र में, और 1906 कलकत्ता में जो है 3 बार। यानी कब कब बने आपको याद रखना है कि दादा भाई नौरोजी क्या कहा जाता है, याद रखिए कि ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। साथ में ये भारतीय, जब राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हो रहा था उस समय ये उसके सदस्य थे। ये 3 बार बनते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष। पहला 1886 में,
इसकी कहाँ अधिवेशन हुआ था? कलकत्ता में हुआ था। दूसरा 1893 में इसका अधिवेशन लाहौर में हुआ था। तीसरा 1906 में हुआ था, कलकत्ता में हुआ था। तो 3 बार ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष भी बनते हैं। इनको याद रखना जरूरी है इसलिए कि यह पहली बार ऐसा कोई व्यक्ति था जो इंग्लैंड में, यूके में, वहां पे हाउस ऑफ कॉमन के रूप में, यानी जो वहां का लोअर हाउस होता है इंग्लैंड का, हाउस ऑफ ब्रिटेन का हाउस ऑफ कॉमन होता है, वहां पे ये संसद के लिए पहले भारतीय सदस्य चुने गए थे। और इन्होंने 1865 में लंदन इंडियन सोसाइटी और वर्ष 1866 में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन के स्थापना, इनके द्वारा 2 संगठन बनाए गए थे, याद रखना है। 1865 में लंदन इंडियन सोसाइटी की स्थापना की गई थी। साथ में 1866 में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की गई थी। ये आपको फैक्ट याद रख लेना बेहद जरूरी है। आपको अगले प्रश्न यदि हम ले चलें तो अगला प्रश्न क्या है भाई कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन 1885 में किया गया था, तो किसके द्वारा किया गया था? तो आपको याद रखना बेहद जरूरी कि एलन ऑक्टिवन ह्यूम, एओ ह्यूम के द्वारा स्थापना इसका किया गया था। ठीक, थोड़ा सा इसके बारे में फैक्ट याद रख लेते हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस से लेकर कि पहला चीज तो आपको ये याद रखना पड़ेगा कि भारतीय राष्ट्रीय जो कांग्रेस का गठन हुआ था 1885 में हुआ था। चलिए ये बात तो याद रखना है। स्थापना किसने किया था? एलन ऑक्टिवन ह्यूम, एओ ह्यूम जिसको शॉर्ट में बोला जाता है, इसने किया था। इस जो इंडियन नेशनल कांग्रेस था, एशिया और अफ्रीका में ब्रिटिश साम्राज्यवाद में उभरने वाले पहला आधुनिक राष्ट्रवादी आंदोलन था। यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा एशिया और अफ्रीका महाद्वीप में बात करेंगे तो ऐसा कोई पहला संगठन था जो है अपने राष्ट्रवादी आंदोलन के लिए पहली बार संघर्ष करने के लिए तैयार हुआ था। और यह स्वतंत्रता पूर्व भारत में सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक दलों में से एक बन गया था। यानी अगर हम बात करेंगे आजादी से पहले केवल एक ही यही भारत में पार्टी रहा करती थी जो राष्ट्रीय स्तर पे भारत के आम जनता के अधिकारों और उनके हक के लिए आवाज उठाती थी। आईएनसी का अगर हम बात करेंगे जो पहला सत्र हुआ था बॉम्बे में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता कौन किए थे? डब्ल्यू.सी. बनर्जी किए थे। और यह 28 से 31 दिसंबर के बीच ये हुआ था, 1885 में हुआ था। ऐसे याद करें कि जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन यानी मीटिंग हुआ करता था वो 1 वर्ष में के अंतराल पर आयोजित किया जाता था। और अगर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की शुरुआत करें केवल भारत में शिक्षित अभिजात वर्ग के एक संगठन के रूप में हुई थी। लेकिन यानी शुरुआत में अगर हम बात करेंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की संरचना की बात करेंगे तो उसमें कौन मेंबर बने थे? वकील बने थे, शिक्षक बने थे, पत्रकार बने थे, जो विदेशी पढ़ लिख कर आए थे, रियासतों के जो राजा थे वही बने थे। यानी उसमें न महिला थी, न कोई किसान था, न कोई मजदूर था। तो शुरुआत में ये कहा जाता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में कि यह शुरुआत में अब शुरुआत में अभिजात वर्ग यानी केवल कुलीन वर्ग जो अमीर वर्ग था उन्हीं का संगठन के रूप में हुई। लेकिन जैसे ही बाद में कौन जुड़े? आपके जो है लाला लाजपत राय जुड़ जाते हैं, तिलक जुड़ जाते हैं, गांधी, नेहरू ये सब जुड़ जाते हैं। तो इनके साथ सदस्यों के रूप में आम लोगों की भी एक पार्टी बनी। यानी ये सभी देखा जाए तो जब ये लोग जुड़े थे उसके बाद फिर जो है आम लोगों को भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में जोड़ा जाने लगा। ये सबसे महत्वपूर्ण बात थी, आपको याद रख लेना बेहद जरूरी है। अगले प्रश्न की अगर हम बात करें तो 19वीं शताब्दी के अंत से और विशेष रूप से 1920 के बाद कांग्रेस महात्मा गांधी के नेतृत्व में भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के प्रमुख नेता बन गए थे। यानी 1920 के बाद 1915 में भारत वापस लौट कर आते हैं। 1920 के बाद जो है महात्मा गांधी के नेतृत्व में जो भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के प्रमुख नेता बन गए थे कौन? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस एक अपने आप में महत्वपूर्ण पार्टी बन गई थी। हम बात करेंगे कांग्रेस ने भारत को महान ब्रिटेन से स्वतंत्रता दिलाई थी। ये आपको याद रखने जरूरी है कि कांग्रेस एक उस समय एक मुख्य पार्टी रहा करती थी जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के लिए लड़ रही थी, इसके नेतृत्व कर रही थी। ब्रिटिश साम्राज्य में अन्य उपनिवेशवाद विरोध राष्ट्रवादी आंदोलन को शक्तिशाली रूप में प्रभावित किया था। भारतीय स्वतंत्रता से पहले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कुछ सत्रों की सूची ध्यान दिया रख लेना है कि जो पहला अधिवेशन हुआ था, ये 3 याद रख लेना बड़ा जरूरी है। इससे महत्वपूर्ण घटना क्या है वो भी याद रखना जरूरी है कि जो 1825 में पहला अधिवेशन हुआ था ये बॉम्बे में हुआ था। तेजपाल संस्कृति अभी हमने पढ़ा है। इसके अध्यक्षता कौन किए? डब्ल्यू.सी. बनर्जी किए थे। और यह इसमें कुल 72 प्रतिनिधि ने इसमें शामिल हुए थे, यानी 72 लोग इसमें शामिल हुए थे। 1800 अलग अलग प्रांतों से आया करते थे, कुल 11-12 प्रांत रहा करता था। 1886 का जो अधिवेशन हुआ था कलकत्ता में हुआ था। इसके अध्यक्षता कौन किए थे? दादा भाई नौरोजी साहब किए थे। और 1887 का अधिवेशन कहाँ हुआ था? मद्रास में हुआ था। इसकी अध्यक्षता कौन किए थे? अच्छा याद रखना यह कांग्रेस और राष्ट्रीय सम्मेलन कहा जाता है इसको। बदरुद्दीन तैयब जो 1887 का अध्यक्षता किए थे, ये पहले ऐसे जो थे जो मुस्लिम जो है
हाँ, कांग्रेस का रिश्ता बनी। 1889 कहाँ हुआ था? बॉम्बे में हुआ था। इसके अध्यक्षता कौन किए थे? सर विलियम बेडर वन किए थे, जो द्वितीय भारतीय यूरोपीय अध्यक्ष कहलाते थे। ये आपको याद रखना बहुत जरूरी है। अगले प्रश्न की बात करेंगे। तो राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो आपको याद रखना है कि अगर केवल महिला पूछे तो एनी बेसेंट, अगर पूछे आप केवल भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी तो आप बोलेंगे सर सरोजिनी नायडू। एनी बेसेंट बड़ी इंपॉर्टेंट है अपने आप में, इनके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। एनी बेसेंट के बारे में, सरोजिनी नायडू, दोनों इंपॉर्टेंट हैं। तो जो 1917 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ये पहली महिला ने, कौन सा अधिवेशन में? 1917 का जो अधिवेशन हुआ था उसमें ये जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ये पहली महिला अध्यक्ष बनी थी। और 1885 में आपको पता है कि राष्ट्रीय कांग्रेस की डब्ल्यू सी बनर्जी पहली बार अध्यक्षता बनी थी। 1916 में क्या हुआ था कि बेसेंट ने लोकमान्य तिलक के साथ, यानी याद रखना है कि 1916 में जो एनी बेसेंट थी, ये लोकमान्य तिलक यानी बाल गंगाधर तिलक के साथ अखिल भारतीय होम रूल लीग की स्थापना करते हैं, इसकी शुरुआत करते हैं। और एक बार फिर ये आयरिश राष्ट्रवादी प्रथाओं पर भारत के लिए मॉडलिंग की मौके थी। यानी ये आयरलैंड की थी, आयरिश की मूल निवासी थी, तो वहाँ पे जो वहाँ का मॉडल था स्वशासन का, होम रूल यानी स्वशासन यानी उसका स्वराज्य का, तो वहाँ पे जो उसका मॉडल था उसी मॉडल को लेते हुए ये 1916 में लोकमान्य तिलक के साथ जो है भारत में होम रूल लीग आंदोलन की शुरुआत करते हैं, और जिसका पूरा मॉडल क्या था? आयरिश आंदोलन का मॉडल था। चलिए आगे पढ़ते हैं। 1925 में सरोजिनी नायडू को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष के रूप में चुना गया। कब? 1925 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में इन्हें चुना गया, और वह पद ग्रहण करने वाली पहली भारतीय महिला थी। याद रखना है कि 1925 में अगर कोई भारतीय महिला की बात करेंगे तो 1925 में इन्हें चुना गया था। कहाँ पे? कानपुर अधिवेशन। 1947 में भारत को स्वतंत्रता मिलने के बाद उन्हें उत्तर प्रदेश का राज्यपाल भी नियुक्त किया गया। ये एक अदर फैक्ट आपको याद रखना जरूरी है। ऐसा पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन सा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्षा रही हैं जो बाद में ये उत्तर प्रदेश का राज्यपाल के रूप में भी नियुक्त किया गया था? तो सरोजिनी नायडू थी 1947 में। ये आपको याद रखना जरूरी है। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रख लेते हैं किससे संबंधित, महत्वपूर्ण कांग्रेस के अध्यक्ष संबंधित। तो 1905 में कौन हुए थे? गोपाल कृष्ण गोखले हुए थे। 1906 में कौन हुए थे? दादा भाई नौरोजी हुए थे। 1909 में कौन हुए थे? मदन मोहन मालवीय हुए थे। 1919 में मोतीलाल नेहरू हुए थे। 1920 में लाला लाजपत राय हुए थे। 1921 के अधिवेशन में कौन हुए थे? हकीम अजमल खान हुए थे। हाँ, याद रखना यहाँ पे 1921 का इसलिए महत्वपूर्ण है कि 1921 में जो अधिवेशन हुआ था, हालांकि अध्यक्ष कौन थे? सी आर चितरंजन दास जी थे, लेकिन इनका कार्यवाहक कौन बना था? हकीम अजीब, क्योंकि ये जेल में थे उस समय। तो कार्यवाहक अध्यक्ष तो कौन थे? हकीम अजमल खान। और अगर पूछेंगे अध्यक्ष कौन थे तो आप बोलेंगे सर चितरंजन दास। 1922 में देशबंधु चितरंजन दास बने थे। 1924 में महात्मा गांधी बने थे बेलगाम कर्नाटक में। 1931 में वल्लभ भाई पटेल बने थे। 1929 में सुभाष चंद्र बोस बने थे। 1947 में कौन बने थे? जेबी कृपलानी साहब बने थे। आपको ये अदर फैक्ट याद रखना बेहद जरूरी है। अगले प्रश्न की यदि हम बात आगे बढ़े तो इंदिरा प्रियदर्शनी गांधी भारत की प्रथम और अब तक की एकमात्र महिला प्रधानमंत्री। अगर हम बात करेंगे इंदिरा गांधी, ये भारत की अभी तक एकमात्र महिला प्रधानमंत्री थे। इंदिरा गांधी कौन थी? ये जवाहरलाल नेहरू कौन थी? बिटिया थी, यानी उनकी पुत्री रहा करती थी। अगले चलिए हम प्रश्न की बात करते हैं कि आधुनिक आधुनिक भारतीय इतिहास के संदर्भ में कौन सा राष्ट्रवादी नरम दली नेता थे? इनमें से नरम दली नेता कौन था आपको याद रखना जरूरी है कि देखिए इसमें से जो नरम दली के नेता की बात करेंगे तो जो फिरोज शाह मेहता गोपाल कृष्ण गोखले हुआ करते थे, ये उस समय के नरम दली नेता कहा करते थे। हमको पता है कि उस समय कांग्रेस दो गुटों में बढ़ गया था, नरम दल गरम दल। तो ये जो है नरम दल में शामिल थे, और बाकी ये जो दोनों नाम है, ये जो लाल बाल पाल और साथ में अरविंदो घोष, ये गरम दल के नेता रहा करते थे। थोड़ा सा जान लेते हैं कि जब अगर हम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की बात करेंगे तो उसको दो चरणों में बांटा जाता है। एक बांटा जाता है प्रथम चरण 1850 से लेकर 1905, दूसरा चरण 1905 से लेकर 1947 तक द्वितीय चरण कहलाता है। जो प्रथम चरण भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन था तो उसमें नरम दल के नेताओं का बहुत ज्यादा वर्चस्व था। यानी पहले चरण में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के पहले चरण में नरम दल के नेताओं का बहुत ज्यादा वर्चस्व रहा था। उस समय नरम दल के जो प्रमुख नेता रहा करते थे, नाम याद रखना बेहद जरूरी है। एओ ह्यूम थे, डब्ल्यू सी बनर्जी थे, सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे, फिरोज शाह मेहता थे, गोपाल कृष्ण गोखले थे, पंडित मदन मोहन मालवीय थे, बदरुद्दीन तैयब जी थे, जस्टिस रनाडे जी सुब्रह्म अय्यर थे, ये सभी थे। 19वीं शताब्दी के अंतिम दशक और 20वीं सदी के शुरुआती वर्ष में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के भीतर एक नए, यानी जैसे ये प्रथम चरण समाप्त होता है, द्वितीय चरण जैसे स्टार्ट होता है तो उसमें जो है एक नया विचार जन्म लेता है, एक नए लोग जुड़ते हैं जिन्हें गरम दल के रूप में जानते हैं, और ये एक नए समूह का उदय होता है जो क्या करते थे, जो पुराना ये तरीका था आज़ादी की लड़ाई उसका वो विरोध करते हैं। एक नए तरीके से आज़ादी के आंदोलन को लड़ाई लड़ने के लिए वो जो है प्रोत्साहित होते हैं। तो आपको ये याद रखना बहुत जरूरी है। गरम दल के नेता कौन था आपको याद रखना जरूरी है कि पहले तो लाला लाजपत राय साहब थे,
बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल थे और बिंदु घोष थे। इनका नाम भूल जाते हैं लोग, तो लाल बाल पाल साथ में और बिंदु घोष थे, गर्मदली नेता थे, याद रखना है। अगले प्रश्न में यदि हम आगे बढ़ें तो अगला प्रश्न क्या है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से संबंधित प्रश्न है कि भाई इसका पहला अंग्रेज अध्यक्ष कौन हुआ था। पहला अंग्रेज अध्यक्ष कौन हुआ जिसकी अध्यक्षता में 1888 का इलाहाबाद अधिवेशन हुआ था। तो इलाहाबाद अधिवेशन 1888 में हुआ था। कौन थे? जॉर्ज यूले साहब थे, जो प्रथम यूरोपीय अध्यक्ष भी इन्हें कहा जाता था। जॉर्ज जॉर्ज यूले के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं भाई साहब कि ये कौन थे यूरोपीय पहला थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था? 1885 में हुआ था। कौन किया था? एओ ह्यूम किया था। यह उस समय एशिया अफ्रीका की सबसे एकमात्र पार्टी थी जो आजादी के लिए लड़ रही थी। इसका पहला अधिवेशन 28 से 31 दिसंबर के बीच में हुआ था। स्थान क्या था? बॉम्बे था। याद रखना है कि अगर हम बात करेंगे तो केवल जो है ये अभिजात वर्ग का ही संगठन था। बाद में इन लोग के जुड़ने के साथ इसमें गरीब आदमी भी जुड़ने लगा, खेतिहर किसान भी जुड़ने लगा, मजदूर भी जुड़ने लगा। तो ये इसकी पूरी कहानी थी। थोड़ा सा जान लेते कुछ मुख्य अधिवेशन के बारे में। यहाँ पे पहला प्रश्न ये है भाई कि 1888 का जो अधिवेशन हुआ था ये कहाँ हुआ था? इलाहाबाद में हुआ था। इसके अध्यक्ष कौन थे? जॉर्ज यूले साहब थे। ये पहले अंग्रेज अध्यक्ष थे या पहले यूरोपीय अध्यक्ष थे। जो 1894 का अध्यक्ष अधिवेशन हुआ था ये मद्रास में हुआ था। इसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे? अल्फ्रेड वेब कर रहे थे। 1917 का अधिवेशन कौन हुआ था? कलकत्ता में हुआ था। और इसकी अध्यक्षता कौन करते हैं? ये पहली ऐसा कोई यूरोपीय, माफ करिए, कोई पहली विदेशी या कोई पहली महिला अध्यक्ष बनी थी जिसने अध्यक्षता की थी। 1889 में अध्यक्षता कौन की थी? बम्बई में हुआ था। कौन किए थे? सर विलियम वेडरबर्न ने किया था। ये आपको याद रखना बेहद जरूरी है। अगला यदि हम बात करेंगे कि सुभाष चंद्र बोस के बारे में, तो सुभाष चंद्र बोस ने जो है कांग्रेस के अध्यक्ष पद से कब इस्तीफा दिया? आपको पता है कि सुभाष चंद्र बोस और गांधी में एक जो है मतभेद हो जाता है, जिसके वजह से ये जो है जीतने के बाद भी जो है, क्योंकि ये होता है कि दो कांग्रेस के अध्यक्ष पद को लेकर एक गांधी जी और एक सुभाष चंद्र बोस से गांधी जी ने अपना एक अलग उम्मीदवार खड़ा किए थे, पट्टाभी सीतारामैया, और इधर से सुभाष चंद्र बोस। तो सुभाष चंद्र बोस जब हार जाते हैं तो गांधी जी बोलते हैं कि ये मेरी व्यक्तिगत हार हुई, जिसके वजह से सुभाष चंद्र बोस का जो है मूड खराब हो जाता है। तुरंत वो अध्यक्ष जीतने के बाद भी अध्यक्ष पद से जो है इस्तीफा दे देते हैं। कहानी इसकी क्या थी थोड़ा सा याद रखना बेहद जरूरी है कि ये जो है 1939 में जो है, जब ये कांग्रेस 1948 में ये कांग्रेस पद पे, अध्यक्ष पद पे काम किए, तो 1939 में दोबारा चुनाव, दोबारा ये जीत गए। लेकिन फिर गांधी जी की वजह से क्या हुआ भाई, इनको कि अपना ये चीजें छोड़ अध्यक्ष पद को इनको त्यागना पड़ा। कांग्रेस पार्टी बारे में जान लेते हैं कि इसकी स्थापना 1885 में हुई थी। ये मात्र राजनीतिक दल था, एओ ह्यूम के द्वारा किया गया था। अब ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि महात्मा गांधी के नेतृत्व में इसने अहिंसा और असहयोग का अभियान शुरू किया था। महात्मा गांधी के नेतृत्व में जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने जो है ये दो महत्वपूर्ण आंदोलन चलाया था, अहिंसा और असहयोग आंदोलन। इसे 1932 और 34 के बीच अवैध घोषित किया गया था। किसको? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को कब जो है अवैध, अनलीगल घोषित किया गया था? याद रखना, सन 1932 और 34 के बीच में इसको अवैध घोषित किया गया था। इसने ब्रिटिश शासन को समाप्त करने के लिए आंदोलन का नेतृत्व किया था और स्वतंत्रता के बाद 1947 से 77 तक यही से एकमात्र सरकारी राष्ट्रीय पार्टी थी। उसके बाद फिर अन्य पार्टियां, जनता पार्टी अन्य करके जुड़ने लगे। कुछ महत्वपूर्ण कांग्रेसी नेता के बारे में जान लेते हैं। पहला तो अपने आते हैं मौलाना अबुल कलाम आजाद। ये कांग्रेस पार्टी के मुख्य मुस्लिम सदस्य है। ये पहले ऐसे सदस्य जो बहुत ही जो है ज्यादा समय तक रहे थे, 1888 से 1958 के बीच में, माफ करिए, ये क्या कहते हैं, आजादी तक, लगभग 1947 तक। ये अगर बोला जाए, दो प्रश्न याद रखिए, सबसे युवा कांग्रेसी अध्यक्ष कौन था? तो मौलाना अबुल कलाम आजाद थे। सबसे अधिक समय तक कौन रहा? तो मौलाना अबुल कलाम आजाद है। बस इतना याद रखना जरूरी है। और ये जो है ये 1947 से 46 के बीच में, स्वतंत्रता के बाद पहले भारत के शिक्षा मंत्री भी रहे थे। गांधी जी के बारे में कौन नहीं जानता है? 1869 में जन्म हुआ तो 1948 में इनकी मृत्यु हो गई थी, हत्या कर दी गई थी। लंदन में कानून का इन्होंने अध्ययन किया था और 1893 से 1914 के बीच में दक्षिण अफ्रीका में काम किए थे। इस बीच ये रहे थे। उसके बाद दक्षिण अफ्रीका से जब ये लौटे तो कांग्रेस पार्टी में इनका प्रभाव बढ़ा। 1924 में ये जो है अध्यक्ष पद पे बने थे। 1914 ईस्वी में, माफ करिए 24 ईस्वी में। कई सविनय अभियानों का नेतृत्व ने किया था। कई बार ये जेल भी गए थे। 1947 से 44-47 के बीच में ये भारत को विभाजन को रोकने के लिए कई प्रयास भी किए थे। 1948 में इनकी हत्या कर दी गई थी। नेहरू के बारे में याद रखना बेहद जरूरी है कि नेहरू जो थे ये भारत के संयुक्त प्रांत में बैरिस्टर और राजनीतिक के थे। गांधी के ये समर्थक कहे जाते थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कब बने थे नेहरू? 1929 में, 1936-37 में, 46 में, 51-54 में। तो ये बाद में याद रखना है कि ये इस वाले पीरियड में भारत के प्रधानमंत्री भी रहे थे, 1947 से 1964 के बीच में। ये नेहरू के बारे में कुछ अदर फैक्ट आपको याद रखना बेहद जरूरी था।
हम बात करेंगे मौलाना अबुल कलाम साहब आज़ाद के बारे में, तो अगर यहाँ पे कुछ मुख्य, तो सुभाष चंद्र बोस क्या थे कि 1948 और 1929 के अधिवेशन में, या 1948 में ये पहली बार राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे, 1947 में ये बन गए थे, लेकिन इन्होंने कांग्रेस पद से इस्तीफा दे दिया था। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के बारे में बात करेंगे तो ये 1940-46 के बीच में जो कांग्रेस पद के अध्यक्ष बने थे। जवाहरलाल नेहरू की बात करेंगे तो 1929, 36, 37, 46 और 51 और 54 के बीच में बने थे। जेबी कृपलानी साहब 1947 में जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। कुछ और प्रश्न लेते हैं हम। किस ब्रिटिश सेवानिवृत्त सिविल सेवाधिकारी ने भारतीय राष्ट्रीय संघ की पहली बैठक बुलाने की पहल की थी? तो जाहिर सी बात है उस समय कौन सचिव बना था? एओ ह्यूम थे। ये सबसे लंबे समय तक सचिव भी बने थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के। तो यही जो है पहली बार ये इनका पहली मीटिंग बुलाने की इन्होंने ही न्योता दिया था एओ ह्यूम के बारे में। एओ ह्यूम थोड़ा सा आपको ध्यान रख लेना बेहद जरूरी है कि ये जो एओ ह्यूम थे ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली बैठक बुलाए थे, और ये 1884 में इन्होंने पहली बार भारतीय राष्ट्रीय संघ के नाम से इसका गठन किया था। इसका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को भारतीय राष्ट्रीय संघ के नाम से गठन किया था। बाद में यह हुआ कि इसी का नाम बदलकर 1885 ईस्वी में दादा भाई नौरोजी की जो है सलाह पर इसका नाम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस रख दिया गया था। ये उन्होंने दिसंबर 1885 में पुणे में एक सम्मेलन आयोजित किया था। सम्मेलन स्थित को बम्बई स्थानांतरित कर दिया गया था, ये याद रखिए, क्योंकि वहाँ पे प्लेग बीमारी आ गया था। तो हालांकि प्रस्तावित था क्या कहते हैं पुणे, लेकिन बम्बई कर दिया जाता है, और फिर बाद में भारतीय राष्ट्रीय संघ का नाम बदलकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस रख दिया जाता है। यो हुम ये था, ये इसके जो पहले अध्यक्ष थे ये कौन थे? डब्ल्यू.सी. बनर्जी थे। और ये पहला अध्यक्षता कहाँ हुआ था? पहली मीटिंग कहाँ हुई थी? बॉम्बे के गोकुल दास तेजपाल संस्कृति महाविद्यालय बॉम्बे में हुआ था, जिसमें 72 प्रतिनिधियों ने शामिल हुआ था। अगर हम बात करेंगे इंडियन नेशनल कांग्रेस की नींव रखने के दौरान लॉर्ड डफरिन कौन थे? भारत के वायसराय थे। और इंडियन नेशनल कांग्रेस के पहले 2 दशकों को इतिहास में उदारवादी मांगों तथा ब्रिटिश न्याय और उदारता में विश्वास की भावना के रूप में वर्णित। मैं पहले बता दूं पहला चरण जो था उदारवादियों का ही जो है, जो नरमपंथी थे इन्हीं का ही जो है वर्चस्व रहा था। 1892 ईस्वी में भारतीय परिषद अधिनियम के कुछ सदस्यों का प्रत्यक्ष रूप से भारतीय द्वारा चुने जाने की अनुमति दे दी गई थी। अब आपको याद रखना जरूरी है एक यहाँ पे लास्ट फैक्ट कि जॉन मार्ले जो थे ये 1906-1910 के बीच भारत के राज्य सचिव थे। एडविन मोंटेगू को 1917 में भारत का राज्य सचिव नियुक्त किया गया था। याद रखना है कि ये 2 सचिव के बारे में आपको अदर फैक्ट याद रखना है। तो साथियों ये पूरा आज का एक क्लास था। आपको ये क्लास कैसी लगी? आपसे एक यही रिक्वेस्ट है, आप कमेंट में जरूर करके, आज रोज मत करिए कमेंट, आज जरूर बताइए कि ये क्लास कैसी लगी। आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ में साथियों मेरी यही कोशिश है कि मैं बिल्कुल 20 से रोज 25 मिनट का वीडियो आप इसको सोते समय देख लिया करिए। जब आप सोने से आए उसके पहले देख लिया करिए, और 20 से 25 मिनट जितना भी मैं पूरे टॉपिक को, चाहे साइमन कमीशन हुआ, चौरी चौरा कांड हुआ, या फिर अन्य कोई घटना हुआ, असहयोग आंदोलन, अहिंसा आंदोलन, तो मैं सारे टॉपिक वाइज जितने भी प्रश्न और जितने भी उससे रिलेटेड फैक्ट है सारे को मैं करवा दूंगा। और अच्छे जो आप देख रहे हैं कि क्वेश्चन का स्टैंडर्ड या इसका कंटेंट कितना अच्छा है, तो यही मेरी पूरी कोशिश रहेगी। मैंने प्लेलिस्ट भी बना दिया, प्लेलिस्ट पे जाकर वहाँ पे सारी वीडियो को देख सकते हैं, इसके अदर पार्ट को। साथ में एक जरूरी न्यूज ये है कि यदि आपके पास बुकों का अभाव हो तो आप जो है इसमें से कोई भी किताब, चाहे एनसीईआरटी सार का, आप 8 विषयों के एनसीईआरटी सार का किताब, आप कोई भी किताब इस नंबर पर व्हाट्सएप करके जो है, इस नंबर पर देख सकते हैं, इस नंबर पर आप व्हाट्सएप करके जो है कोई भी किताब आप हमको जो है हमसे बोल सकते हैं। व्हाट्सएप करेंगे तो मैं आपको पूरी किताब, मात्र सभी किताब का पीडीएफ मात्र 25 रुपये में प्रोवाइड करा दूंगा। चाहे वो एनसीईआरटी का सार नोट्स हो 8 विषयों के, चाहे हिंदी व्याकरण और साहित्य के बुक पीडीएफ या थ्योरी एमसीक्यू हो, चाहे बिहार जी के करंट अफेयर हो, चाहे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का हैंड रिटन नोट्स हो या फिर बुक्स हो, चाहे हिंदी विषय 150 प्रश्नों का फुल मॉक टेस्ट हो, 20 सेट होंगे जिसमें 6 से 8 वर्ग का, चाहे पीआरटी का एनसीईआरटी से संबंधित बेस्ट नोट हो, तो जो भी इसमें आपको चाहिएगा आप हमको कमेंट करके या फिर जो है हमको इस नंबर पे, जो यहाँ पे नंबर दिख रहा है, इस पे व्हाट्सएप करेंगे तो हम आपको प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक सुनने के लिए साथियों आप सभी का धन्यवाद।